जय हिंद एंड वेलकम टू टोटल बीइंग्स। आज अपन पढ़ने वाले हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट और अर्थ समिट के बारे में। एक बीच में छोटा सा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, वो भी देख लेंगे। लेकिन उससे पहले रिवाइज कर लेते हैं जो अपन ने इससे पहले पढ़ा हुआ है। देखो, सबसे पहले तो अपन ने पढ़ा था रिसोर्स क्या होता है। बड़ा सिंपल, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच सेटिस्फाइज आवर नीड एंड इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपन ने पढ़ी वो थी क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। पहला क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेस पे दो टाइप के रिसोर्सेज, पहला था बायोटिक, दूसरा था ए बायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ। Abiotic resources, the resources which are obtained from the non-living component of the environment. दूसरा बेसिस था एग्जॉस्टेबिलिटी। एग्जॉस्टेबिलिटी के बेसिस पे भी दो टाइप के थे रिसोर्सेज, पहला था रिन्यूएबल रिसोर्स और दूसरा था नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स, द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेसेस। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच अकर ओवर अ लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम स्केल or which take millions of years in their formation are known as non-renewable resources. तीसरा था on the basis of ownership. ओनरशिप के बेस पे पहला था इंडिविजुअल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच आर प्राइवेटली ओन्ड आर नोन एज इंडिविजुअल रिसोर्सेज। दूसरा था कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच आर एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी आर नोन एज कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज, एग्जाम्पल पब्लिक पार्क्स। तीसरा था नेशनल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच आर फाउंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज प्लस up to 12 nautical miles, that is in territorial waters, are known as national resources. सिंपल कि पॉलिटिकल बाउंड्रीज में जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं प्लस इस पॉलिटिकल बाउंड्री से 12 नॉटिकल माइल ओशन वाटर्स की तरफ, जैसे बोला जाता है टेरिटोरियल वाटर्स, उनमें जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं वो सब नेशनल रिसोर्स हैं। इसमें चौथा था इंटरनेशनल रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच आर फाउंड बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स, दैट इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, उन्हें क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इसमें चौथा था ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के बेस पे पहला था पोटेंशियल रिसोर्स, द रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड अप टू देयर पोटेंशियल आर नोन एज पोटेंशियल रिसोर्सेज, एग्जांपल था सोलर एनर्जी इन राजस्थान। दूसरा था डेवलप्ड रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जिनकी क्वालिटी, क्वांटिटी, किस टेक्नोलॉजी से निकालना है, कैसे यूज करना है, वो सब हमको पता है। जो डे टू डे यूज में जितने भी रिसोर्सेज आते हैं वो सब डेवलप्ड का पार्ट है। तीसरा था इसमें स्टॉक रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन बीइंग डू नॉट हैव द टेक्नोलॉजी टू यूज देम आर नोन एज स्टॉक रिसोर्सेज। और इसमें लास्ट था रिजर्व्स, ऐसे रिसोर्सेज जिनको प्रेजेंट टेक्नोलॉजी से यूज किया जा सकता है बट ह्यूमन बीइंग अभी इनको यूज नहीं कर रहा, जब फ्यूचर में कभी जरूरत होगी तब यूज कर लेंगे। इसके बाद आज अपन पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले इसमें ज्यादा कुछ लिखना नहीं है, बस सुनो और समझो। देखो, रिसोर्सेज का सीधा सीधा लिंक है क्वालिटी ऑफ लाइफ से या स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ से। अगर अच्छे रिसोर्सेज हैं, अच्छी हवा है, अच्छा पानी है, अच्छे फूड रिसोर्सेज हैं, तो ऑटोमेटिकली जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है या स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो इंप्रूव हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। वही इसने कहा हुआ है, resources are vital for human survival as well as for maintaining the quality of life। पर पुराने जमाने के आदमी को क्या लगा कि रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट है नेचर की तरफ से, तो उसने रिसोर्सेज को ओवर यूज करना शुरू किया। जहां एक बाल्टी पानी की जरूरत थी वहां 4-4 बाल्टी पानी बहाया, ओवर यूज करना शुरू किया, इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करना शुरू किया, जिसकी वजह से रिसोर्सेज डिग्रेड होने लगे, रिसोर्सेज डिप्लीट होने लगे और उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आई। इनडिस्क्रिमिनेट यूज हैज लेड टू फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। हालांकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन तुम्हारे बुक में 3 प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स। कुछ इंडिविजुअल्स लालची हो गए और अपने लालच में उन्होंने रिसोर्सेज को ओवर यूज करना शुरू कर दिया, इनडिस्क्रिमिनेटली यूज करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से रिसोर्स डिप्लीट होना शुरू हो गए। दूसरा था एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स।
रिसोर्सेज कुछ लोगों के हाथ में चले गए, एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए, जिसकी वजह से कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हो गए और कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब रह गए। वही इसमें कहा हुआ है, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स व्हिच इन टर्न डिवाइड द सोसाइटी इनटू टू सेगमेंट्स, हैव्स एंड हैव नॉट्स और रिच एंड पुअर। फॉर एग्जांपल अडानी और अंबानी, उनके पास कुछ रिसोर्सेज थे, उन रिसोर्सेज से और रिसोर्सेज एक्यूमुलेट किए, अब उनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, ऑलमोस्ट हर रिसोर्स है। जैसे पैसे से पैसा बनता है वैसे इन्होंने रिसोर्सेज से रिसोर्सेज को एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया, और उसकी वजह से कुछ लोग सोसाइटी में बहुत अमीर हो गए जिनके पास रिसोर्सेज हैं, और कुछ लोगों के पास कोई भी रिसोर्स नहीं है, वो बहुत ज्यादा गरीब हो गए, सोशल डिवीजन क्रिएट हो गया। और तीसरा, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस हुई, जैसे ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम, ओजोन लेयर डिप्लीशन का प्रॉब्लम, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन का प्रॉब्लम, लैंड डिग्रेडेशन का प्रॉब्लम, तरह तरह के प्रॉब्लम्स इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से हुए। अच्छा, जब रिसोर्सेज डिग्रेड हो रहे थे, रिसोर्सेज जब डिप्लीट हो रहे थे, तो इस बैकड्रॉप में रिसोर्सेज को बचाने की, रिसोर्सेज को प्रिजर्व करने की बातचीत शुरू हुई, और उस बातचीत का जो सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम था वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक के हिसाब से तो है इंपॉर्टेंट, इन जनरल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन तुम्हारी है। अगर अच्छा पानी, प्योर हवा, अच्छे फूड रिसोर्सेज तुम्हें मिलेंगे तो तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएगा। अपना क्या है, अपने को अगर अच्छी हवा नहीं मिली तो अपन साधु आदमी है, बैग उठाएंगे पहाड़ों वाड़ों में चले जाएंगे। तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है कि तुम अपने से बड़ों को, अपनी जनरेशन वालों को बताओ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम की चीज है। अच्छा, सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के दो एस्पेक्ट्स हैं। पहला, कि डेवलपमेंट कुछ इस तरह से किया जाना चाहिए कि एनवायरमेंट डैमेज ना हो। पहला एस्पेक्ट क्या है? विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। और दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि डेवलपमेंट फ्यूचर जनरेशन की नीड्स के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। नॉट कॉम्प्रोमाइज द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन, इन द सेंस कि अभी जो पानी अवेलेबल है उसको ओवर यूज या उसको इतना इनडिस्क्रिमिनेटली यूज मत कर लेना कि फ्यूचर जनरेशन के लिए पानी बचे ही ना। दो एस्पेक्ट्स, पहला तो बड़ा सिंपल कि एनवायरमेंट को डैमेज नहीं करना है, दूसरा फ्यूचर जनरेशन की नीड्स के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। वही डेफिनेशन कह रही है, डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। अच्छा, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातचीत है, ये सबसे पहले की गई 1987 में। 1987 में एक मीटिंग हुई जिसे बोला गया ब्रूटलैंड कमीशन, और उस ब्रूटलैंड कमीशन की रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया। हालांकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है इसको बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं किया ब्रूटलैंड कमीशन ने, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट एग्जैक्टली क्या होता है उस पर बहुत सारी बातचीत हुई, वो फाइनल डेफिनेशन अभी अपन ने पढ़ी है। इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई वो हुई अर्थ समिट 1992, जून 1992 में। कुछ 100 से ज्यादा नेशंस के लीडर्स रियो डी जेनेरियो ब्राजील में आके मिले। ब्राजील साउथ अमेरिका की एक कंट्री है, वहां पे एक जगह रियो डी जेनेरियो, वहां पे 100 से ज्यादा नेशंस के लीडर्स मिले और इस मीटिंग को बोला गया अर्थ समिट। कब मिले? जून 1992 में। इसको द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट भी बोला जाता है। इसको यूएनसीडी भी बोला जाता है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ऑब्वियसली जब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट बोला जाता है तो किसने ऑर्गेनाइज करवाया होगा इसको? यूनाइटेड नेशंस ने। इस अर्थ समिट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बातचीत हुई, और जो मेजर प्रॉब्लम्स थे जिन पे बातचीत हुई वो थे फॉर एड्रेसिंग द अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस, उन पे बातचीत की गई, और जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे बातचीत की गई। अर्थ समिट वाज हेल्ड फॉर एड्रेसिंग द अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस अर्थ समिट पे बातचीत करने के बाद एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया, एक डिक्लेरेशन तैयार किया गया जिसे बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। हालांकि ये नाम तुम्हारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है इस डिक्लेरेशन के जो दो आउटकम्स हैं। पहला है ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स और दूसरा है एजेंडा 21। ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स पे बहुत ज्यादा बातचीत नहीं की गई है किताब में, एजेंडा 21 काफी डिटेल में दिया हुआ है। इन दोनों पे
अपन आगे बात करेंगे। तब तक के लिए अगर कोई सजेशन है तो कमेंट कर दो, अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लो, और बाकी अपना ध्यान रखो, माता पिता का ध्यान रखो, पढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच।